हेलो दोस्तों, आई होप आप अच्छे होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने थेवेनिन थ्योरम के बारे में पढ़ा था। तो इस आज के लेक्चर में हम उसी के सिमिलर टाइप एक और थ्योरम होती है जो है नॉर्टन थ्योरम। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसी के बेस पे हम एक क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो किसी भी थ्योरम में जो भी सर्किट एनालिसिस में हम थ्योरम्स पढ़ते हैं उनमें जो फंडामेंटल प्रिंसिपल रहता है वो ये होता है कि जो भी हमारे पास कंपोनेंट्स में लगे, चाहे उसमें आपका रेजिस्टर लगाओ, चाहे वोल्टेज सोर्स लगाओ, चाहे करंट सोर्स लगाओ, अगर वो सर्किट कॉम्प्लेक्स है तो हमें उस पर जो कैलकुलेशंस करनी होती है, एनालिसिस करनी होती है कि हमें कोई जैसे पावर लॉस निकालना है या हमें इक्विवेलेंट सर्किट्स, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है, तो हम उस हद तक उसको रिड्यूस करते हैं, एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं कि हम उस पर कैलकुलेशन कर सकें। तो थ्योरम्स वहाँ पे बहुत आपके काम में आती है। जैसे हमने थेवेनिन थ्योरम हमने पढ़ी थी, उसमें हमने एक इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स लिया और एक इक्विवेलेंट हमने जितने उसमें रेजिस्टर्स होते हैं। ऐसे ही सिमिलरली हमारे पास आती है नॉर्टन थ्योरम। अब ये जो नॉर्टन थ्योरम है इसको हमें एडविन नॉर्टन ने दिया था, जो कि एक अमेरिकन इंजीनियर थे, बेल टेलीफोन लेबोरेटरी। वो कहते हैं कि कोई भी दो टर्मिनल आपका सर्किट्स है, एक लीनियर टू टर्मिनल सर्किट्स है, उसको हम एक इक्विवेलेंट सर्किट से रिप्लेस कर सकते हैं, जिसके अंदर एक करंट सोर्स होगा IN, जो कि पैरेलल होगा रेजिस्टर्स RN, जहाँ पे मेरे पास जो IN है वो आपका शॉर्ट सर्किट करंट है और जो आपका RN है वो आपका एक इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स है। यानी इसमें कोई भी सर्किट है, जैसे मेरे पास एक सी सर्किट है, ठीक है जी, इसमें कोई सोर्स लगा है, इस तरह से कोई मेरे पास सर्किट है सपोज। तो इन पूरे सर्किट को मैं एक करंट सोर्स मेरा IN जो मेरे पास होगा शॉर्ट सर्किट करंट, और पैरेलल में एक RN होगा जो इन सभी रेजिस्टर्स का इक्विवेलेंट होगा। तो ये बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर है आपका थेवेनिन जैसा। थेवेनिन में क्या था, वहाँ पे हमारे पास एक वोल्टेज सोर्स होता था, उसके सीरीज में आपका रेजिस्टर होता है। ऐसे ही यहाँ पे एक करंट सोर्स है और उसके पैरेलल में आपके रेजिस्टर, ठीक है जी। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब ये क्यों हम यूज़ करते हैं, चलिए उसके बारे में देखते हैं। तो हम ये नॉर्टन थ्योरम है ये हम पढ़ते क्यों हैं, किस लिए, किसका क्या इंपॉर्टेंस है एक इलेक्ट्रिकल सर्किट के एनालिसिस में। तो सबसे पहले बात करें तो ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स सर्किट्स होते हैं उसके सिंप्लीफिकेशन में काम आते हैं कि जितने भी हमारे पास सर्किट्स होते हैं अगर हम उनको देखें तो हमारे पास कई बार सर्किट्स में ऐसे देखने को मिलते हैं, इस तरह के कुछ हमारे पास सर्किट्स होंगे जिसमें कई जगह रजिस्टर्स होंगे, कई हमारे पास इस तरह कोई भी सर्किट हमारे पास अवेलेबल हो। तो इसको अगर हम एनालिसिस करें, इसकी एनालिसिस करने लगे तो कई बार हमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को सामना करना पड़ता है, हमें समझ नहीं आता किसका क्या करें। तो इसी को हमें कम इसको सिंप्लीफाई करके हम नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक IN और RN की में सिंप्लीफाई कर देते हैं ताकि एनालिसिस करने में ईजी हो जाए। सेकंड है कि सर्किट एनालिसिस और डिजाइनिंग में इसमें क्या है कि हम जो भी हमारे सर्किट्स हैं जैसे इसी को ले लो फॉर एग्जांपल, तो इसको सिंप्लीफाई करने के बाद हम इसमें वोल्टेज ड्रॉप, पावर लॉस या जो भी हमने निकालना होता है, जो भी एनालाइज करना होता है वो बहुत ही ईजी हो जाता है। और फर्दर हम जो आगे जो डिज़ाइनिंग करते हैं उसकी सर्किट की, तो वहाँ से हमें एक आइडिया लग जाता है कि ये सर्किट इस तरह से काम करेगा, ठीक है। फिर आता है ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर एनालिसिस। अब ट्रांजिस्टर तो हमें पता है कि नॉन लीनियर एलिमेंट है, जैसे हमारे पास में इसके अंदर हमारे पास FET आ गया या BJTs आ गया, ठीक है नी। तो ये तो हमें नॉन लीनियर बिहेवियर देखने को मिलता है। तो नॉर्टन थ्योरम इसमें कैसे काम में आता है, तो नॉर्टन थ्योरम जब आप एक किसी भी सर्किट जिसके अंदर BJTs या FETs लगे हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे हैं, उसको ज़्यादा सिंप्लीफाई होगा जब नॉर्टन थ्योरम की हेल्प से, तो ये उनकी इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस एंड करंट गेन,
इनमें उसकी हेल्प करेगा, उनको अंडरस्टैंडिंग मिल पाएगा कि ये जो इनपुट आउटपुट इम्पीडेंस है और करंट गेन है, इसको कैसे निकाला जाए अगर मैं पर एक ट्रांजिस्टर एक सर्किट में लगाऊं। फोर्थ आता है मेरे पास सर्किट मॉडलिंग एंड सिमुलेशन। अब पहले क्या होता था, शुरुआत के दिनों में हम जब इंजीनियर्स एक कोई भी सर्किट डिजाइनिंग करते थे तो सबसे पहले कोई पेपर पे डिजाइन होता था, फिर उसका एक प्रोटोटाइप बनता था, फिजिकल प्रोटोटाइप बनता था, फिर टेस्टिंग होती थी कि क्या जो इंजीनियर्स ने बनाया है वो ठीक है कि नहीं है। लेकिन अगर सपोज प्रोटोटाइप में कुछ गड़बड़ी आ गई तो सारा फिजिकल प्रोटोटाइप दोबारा बनता तो कॉस्टिंग जो कंपोनेंट्स की थी वो ज़्यादा हो गई। तो अब क्या होता है, अब तो हमारे पास सॉफ्टवेयर्स है, सॉफ्टवेयर्स में हम जो सर्किट है वो बनाते हैं, बनाने के बाद हम उसकी सिमुलेशन करते हैं। तो जो नॉर्टन थ्योरम है, अगर हमारे पास एक बड़ा कॉम्प्लेक्स सर्किट्स हम बना रहे तो उसके हर एक सेक्शन को हम नॉर्टन थ्योरम के अंदर उसके अंदर हम IN और RN ये निकाल के उसको एनालाइज कर सकते हैं कि क्या ये जो सर्किट है ये वैसे ही काम करेगा जैसे हम इसको एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं। अगर चाहे वैसे ही काम किया सिमुलेशन करके बाद भी पूरा सिंप्लीफाई वगैरह करके तो फिर हम उसको फिजिकल प्रोटोटाइप में बना सकते हैं। और लास्ट आता है मैचिंग एंड लोड कंसिडरेशन। अब इसमें क्या होता है, कई बार क्या होता है हमें 2-3 सर्किट्स या डिवाइसेस है उसको मर्ज करना पड़ता है, उसको आपस में कनेक्ट करना पड़ते हैं। तो नॉर्टन थ्योरम इसमें हमारे पास ये हेल्प करता है कि जो हमारे पास आउटपुट है, आउटपुट में जो हमारे पास लोड इम्पीडेंस आ रही है वो उसको ध्यान में रखता है कि वो जो इम्पीडेंस है वो मैचिंग इम्पीडेंस हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है जी। तो ये थी इसकी कुछ इम्पोर्टेंस कि हम नॉर्टन थ्योरम क्यों यूज़ करते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि हमने तो देख लिया कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, लेकिन हर चीज़ का कोई फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है। तो चलिए इसकी हम कुछ लिमिटेशंस देखते हैं कि नॉर्टन थ्योरम की लिमिटेशंस क्या है। हमने देखा कि नॉर्टन थ्योरम की इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्यों हम इसको यूज़ करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि हर चीज़ के कोई एडवांटेज भी होते हैं, साथ ही डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो इसकी डिसएडवांटेज इसकी लिमिटेशंस क्या है कि ये सिर्फ लीनियर सर्किट्स पे ही अप्लाई होता है, यानी जिसमें सिर्फ RLC एलिमेंट्स होते हैं सिर्फ उसी पे अप्लाई होता है। अगर आपके पास कोई डायोड्स आ गया, ट्रांजिस्टर आ गया, उस पर अप्लाई नहीं होता। सेकेंड है कि इसमें इंडिपेंडेंट सोर्सेज ही होते हैं, जैसे हमारे पास वोल्टेज सोर्स हो गया, करंट सोर्स हो गया। हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स इसमें का कोई रोल प्ले नहीं करता। कोई इसमें अगर डिपेंडेंट सोर्स होगा पहले आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके उस पर नॉर्टन थ्योरम अप्लाई होती है। हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स कौन से हो सकते हैं, एक तो हमारे पास होता है वोल्टेज कंट्रोल वोल्टेज सोर्स, वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स। ठीक है जी। इस तरह के जो हमारे डिपेंडेंट सोर्स होते हैं वो अगर किसी एलिमेंट में है तो पहले आपको उसको रिमूव करना पड़ेगा, तब जाके आप नॉर्टन थ्योरम अप्लाई होगी। थर्ड है कि सिंगल फ्रीक्वेंसी हो सकती है उसमें। अगर हम AC सर्किट्स की बात करें, अगर हमारे पास उसमें हमारे पास AC सर्किट है, उसमें जो सोर्स है वो AC है, ठीक है, तो वो जो सोर्स होना चाहिए वो सिंगल फ्रीक्वेंसी का होना चाहिए, कोई मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज का नहीं होना चाहिए। कि जैसे कोई भी बीच में सर्किट के अंदर, जैसे ये आपका 5 sin 90, ये आपका एक करंट सोर्स है 6 cos 75, मतलब दोनों की अलग अलग फ्रीक्वेंसी है तो उस पर नॉर्टन थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। सिंगल फ्रीक्वेंसी है तो उसी पे नॉर्टन थ्योरम अप्लाई होगी। फोर्थ है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब ये आइडियल केस लेके चलते हैं, नॉर्टन थ्योरम में हम आइडियल केस लेके चलते हैं कि जो हमारे पास वोल्टेज सोर्स है वो उसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो 0 होगा, और जो करंट सोर्स है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होगा। जबकि रियलिटी में ऐसा नहीं है, तो कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी ही होगी। तो जो नॉर्टन थ्योरम है वो इंटरनल रेजिस्टेंस के सोर्सेज पे वो देखता है कि वो आइडियल कंडीशंस वाले है कि नहीं है। अगर तो नहीं है तो वो उस पर नहीं काम करेंगे। फिफ्थ है लिमिटेड टू टर्मिनल नेटवर्क, यानी ये सिर्फ 2 टर्मिनल के नेटवर्क्स पे ही अप्लाई होगा, और अगर 2 से ज़्यादा टर्मिनल्स हो गए तो अप्लाई नहीं होगा। नॉट सुटेबल फॉर पावर कैलकुलेशन। अब पावर कैलकुलेशन के लिए अप्लाई नहीं होता। वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है, उसमें से वोल्टेज ड्रॉप है, करंट तो हम निकाल लेंगे किसी उसमें, लेकिन
अगर क्योंकि पावर के क्या होता है, जब भी पावर आएगी तो उसमें वोल्टेज इंटू करंट होगा, या आई स्क्वायर आर होगा, या वी स्क्वायर बाय आर होगा। तो उससे कई बार क्या होता है, वो उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देखी जिसमें मैंने लीनियर सुपरपोजिशन बताया, तो सुपरपोजिशन में भी पावर का कोई रोल नहीं आता, क्योंकि पावर्स पे अप्लाई सुपरपोजिशन पे पावर अप्लाई नहीं होती, सॉरी पावर पे सुपरपोजिशन थोड़े अप्लाई नहीं होती, क्योंकि वो उसकी वैल्यू चेंज कर देगा अगर हम उसको सुपरपोजिशन की करके देखें। तो ऐसी नॉर्टन में भी पावर पावर जो कैलकुलेशन है वो नहीं, कि वो एक्यूरेट नहीं होगी। अगर आप पहले एक सोर्स को डीएक्टिवेट करके फिर निकालोगे, दूसरे सोर्स को करोगे, तो एक्यूरेट नहीं आएगी। तो ये पावर कैलकुलेशन के लिए अब सूटेबल नहीं है। तो ये तो थी इसकी लिमिटेशंस के बारे में। अब नॉर्टन थ्योरम को समझते हैं एक क्वेश्चन के जरिए, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन देख। तो अब समझते हैं एक नॉर्टन थ्योरम को एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से। तो मेरे पास ये सर्किट है जिसका मैंने नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट बनाना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकाल लूँगा आर एन निकालूंगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालूंगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, तो क्योंकि मुझे दो टर्मिनल के बीच में निकालना, तो मैं जो लास्ट में सर्किट ये वाला है इसको मैं कर दूंगा, इसको मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, और मैं जो दोनों सोर्सेज है उनको डीएक्टिवेट कर दूंगा। तो मैं क्या बनेगा, मैं यहाँ बना देता हूँ, जो मैं अपना 20 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स है वो हो जाएगा शॉर्ट सर्किट, ये 2 एम्पियर, ये 1 ओम, ये 5 ओम, ये मैं जो अपना करंट सोर्स है ये मेरा हो जाएगा ओपन सर्किट 2 ओम्स, और ये शॉर्ट सर्किट है, ठीक है जी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी है रेजिस्टेंस को सॉल्व करना, जो हमने देखा था सीरीज और पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा के। तो ये ओपन है तो यहाँ पे कोई करंट तो जाएगा नहीं, कुछ नहीं जाएगा, तो ये दोनों हो जाएंगे 7, ये दोनों हैं पैरेलल के अंदर, तो 2 × 1/2 + 1, यानी ये आर एन निकालते हैं, सीरीज में है 7, दोनों का सीरीज में। तो ये मेरे पास निकल के आएगा 7.667 ओम, ठीक है जी। ये मेरे पास इक्विवेलेंट नॉर्टन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया। अब हमने निकालना है आई एन। अब आई एन के लिए मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं लेने वाला हूँ हेल्प नोडल एनालिसिस की। तो मेरे पास ये दो नोड है V1 V2, और नीचे कुछ नहीं है, तो मैं इसको एक सिंगल लोड मान के एज ए रेफरेंस मैं इसको ग्राउंड कर दूंगा। तो यहाँ से मेरा क्या निकल के आएगा, V1 - 20/2 प्लस V1/1 प्लस V1 - V2/5 = 0, ठीक है जी। ये मेरे पास निकल के आएगा। सेकंड मेरे पास क्या आएगा, अब V2 है तो पहले आएगा V2 - V1/5 प्लस 2 एम्पियर, क्योंकि हमने करंट लिया है इसलिए नहीं ले सकते, और प्लस V2/12 = 0, ठीक है जी। मैं चेक कर लेता हूँ, मेरे पास यही आया, बिल्कुल ठीक है, मेरे पास यही आंसर आया। तो जब आप इनको सॉल्व करोगे, अब सीधा सीधा इसकी मैट्रिक्स बना दो, तो V1 मेरे पास आ जाएगा 1/2 + 1 + 1/5 माइनस V2 क्या जाएगा 1/5, ठीक है, माइनस से तो बाहर आ जाएगा =10। ये आपके पास एक इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, V1 आ जाएगा -1/5 प्लस V2 हो जाएगा 1/5 प्लस 1/12 = -2। ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन है। जब आप इसको सॉल्व करोगे, अपने सीधा सीधा एक साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालो, तो V1 आ जाएगा आपके पास 7.32 वोल्ट, और V2 मेरे पास आ जाएगा 12.22 वोल्ट, ठीक है जी। ये मेरे पास V1 V2 की वैल्यू है। अब यहाँ से कैसे निकाल लोगे, अब ये तो हमने नोडल निकाल लिया, अब यहाँ से कैसे निकाल लोगे, कुछ नहीं करना, आप इसको शॉर्ट करोगे, और फिर इसके ऊपर हम यहाँ पे इसकी जब इसको शॉर्ट कर दो, यहाँ से ये करते हो, ये इसको मैं शॉर्ट कर देता हूँ, और फिर यहाँ से क्योंकि ये दोनों V1 V2 सेम पोलैरिटी के हो चुके हैं, तो यहाँ से इस पूरे पे मैं KVL लगा दूंगा, ठीक है जी। KVL लगाने के बाद जो मेरे पास आंसर बनेगा, क्योंकि ये यहाँ पे है तो मैं यहाँ से इतना आ जाएगा, तो मेरे पास जो आई एन की वैल्यू आ जाएगी,
केवीएल आप लगाना आपको जानते हो कैसे लगाना है, वो मैंने आपको बता रखा हूँ। तो जो आई एन की वैल्यू आएगी मेरे पास, वो आएगी पॉइंट आएगी मेरे पास, वो आएगी 1.042 एम्पियर। ठीक है जी, तो मेरे पास ये भी आ गया, ये भी आ गया। अब सीधा सीधा सर्किट हमारे पास बनता है, मैं इसको यहाँ पे से इरेज कर देता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा क्योंकि ये नीचे है तो ये भी नीचे आएगा। ठीक है, हमने ये वाला नीचे लिया है, तो 1.042 एम्पियर, और ये मेरे पास आ जाएगा 7.667 ओम्स। और इसके लोड में जहाँ से हमने देखा है ए एंड बी 10 ओम, तो ये मेरे पास इसका इक्विवेलेंट नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट आ गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने जो पिछले जो हमें कंसेप्ट थे KCL KVL नोडल मेश एनालिसिस, वो कहाँ पे जाके हम यूज़ हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो था हमारे पास नॉर्टन थ्योरम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच।